नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी आरपीएससी बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही है उसी में हम कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का नवीन टॉपिक नवीन यूनिट के साथ में तो ये क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ यानी कि पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो, जो प्रदूषण जो पर्यावरण के जो जो मुद्दे हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यूज़। देखो, सबसे पहला जो इशू है वो है प्रदूषण। देखो, प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण वायु, जल और स्थल की भौतिक व जैविक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन है। कैसा है? अवांछनीय परिवर्तन। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक और जैविक विशेषताओं का क्या है? अवांछनीय परिवर्तन है। तो जो मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाता है, ये नुकसानदायक होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रदूषण कहेंगे। प्रदूषण कितने प्रकार का है? देखो, प्रदूषक जो होते हैं, प्रदूषक जो वो पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण करते हैं, फैलाते हैं। तो प्रदूषकों के प्रकार निम्नीकरण के आधार पर नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दिस मीन्स जैव निम्नीकरणीय, और नॉन डिग्रेडेबल दिस मीन्स अनिम्नीकरणीय जो होते हैं, इसका मतलब वो डिग्रेड नहीं होते हैं, जल्दी से वो पिघलते नहीं हैं। जल्दी से मतलब जैसे प्लास्टिक है, उसको अगर आप गड्ढे में डाल दो और वर्षों बाद भी निकालो तो वो वैसे ही निकल जाता है, उसका अपघटन नहीं होता है। और जैव निम्नीकरण, उसका अपघटन हो जाता है। जैसे कुछ होती हैं प्लांट्स की पत्तियां वगैरह जो भी है नीचे गिर जाती हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाती हैं, उसका अपघटन हो जाता है। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल होती है। लकड़ी वगैरह जो भी चीज़ है वो सब बायोडिग्रेडेबल में आएगी। प्लास्टिक वगैरह है वो नॉन डिग्रेडेबल। स्वभाव के आधार पर प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, स्वभाव के आधार पर एक तो होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, दूसरे होते हैं द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषकों के बारे में बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं डीडीटी और सीओ। देखो, डीडीटी याद रखना है आप लोगों के लिए। डीडीटी और सीओ क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि द्वितीय प्रदूषक में डीडीटी याद रखना है। डीडीटी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक हैं जैसे कि NOSC, फोटोकेमिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग, पैन और जितने भी स्मॉग हैं, ओजोन है, वो भी क्या है? पैन और ओजोन और फोटोकेमिकल जो स्मोग है, लंदन स्मोग है या फोटोकेमिकल स्मोग है, यानी कि स्मोग, पैन और O3, ये किस में आएंगे? ये ओजोन, पैन और जो स्मोग है वो किस में आएंगे? द्वितीय प्रदूषकों में आएंगे। ठीक है। अब द्वितीयक प्रदूषकों के निर्माण को जो ये द्वितीयक प्रदूषक होते हैं जैसे स्मॉग है, पैन है, ओजोन है, इसके निर्माण को क्या बोलते हैं? सिनर्जिज्म कहते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में ज़्यादा घातक होते हैं। और ये क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा क्या होते हैं? घातक होते हैं। कौन कौन भैया? ये होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है। तो ये होते हैं वायु प्रदूषक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक तो गैसीय होता है, एक होता है कणकीय, पार्टिकल्स के द्वारा होता है, एक होता है गैसेस के द्वारा। ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं प्रदूषक इसमें। वायु प्रदूषण जो कॉज करते हैं वो हैं, एक तो गैस है, एक कणकीय होते हैं। WHO के अनुसार, WHO देखो, नोट देखो, WHO द्वारा जारी ग्लोबल अर्बन एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन डेटाबेस अपडेटेड हुआ था 2016 में। उसके अनुसार ईरान का जो जावोल शहर है, देखो, ग्लोबल अर्बन एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन डेटाबेस के 2016 में अपडेट हुआ था। उसके अनुसार ईरान का जावोल शहर विश्व का अधिक प्रदूषित है। विश्व का अधिक प्रदूषित है ईरान का जावोल शहर। ग्वालियर PM 2.5 सेकंड स्थान पे आता है। इसके अलावा इलाहाबाद थर्ड स्थान पे है। दिल्ली जो है वो 11वें स्थान पे है। हमारे इंडिया के ही हैं यहाँ पे शहर। देखो, ईरान का जावोल शहर विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। इसके अलावा हमारे इंडिया में आते हैं तो इंडिया का जो सेकंड स्थान पे है वो है ग्वालियर।
इलाहाबाद थर्ड पे, ग्वालियर और इलाहाबाद, उसके बाद दिल्ली आता है 11वें स्थान पर विश्व में, ठीक है। तो हमारा इंडिया कितना पॉल्यूटेड है आप देख सकते हो। अब वायु प्रदूषकों के बारे में बात करें तो वायु प्रदूषक जो होते हैं, वायु प्रदूषकों के बारे में बात करें तो वायु प्रदूषक होते हैं जैसे CO, एथाइलिन। पुष्प कलियों का समय पूर्व गिरना एथाइलिन की वजह से होता है। पुष्प कलियाँ होती हैं ना, से जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स का समय पूर्व गिर जाना एथाइलिन के कारण होता है, इथाइलिन के कारण। NO2 अम्लीय वर्षा और फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करते हैं। श्वसन रोग जैसे एम्फाइसीमा, फेफड़ों का कैंसर, इनकी वजह से होता है। फेफड़ों का कैंसर, एम्फाइसीमा भी श्वसन संबंधी रोग होता है, ये NO2 की वजह से होता है। SO2 SO3 की वजह से लाइकेन और मॉसेस वृद्धि नहीं करते हैं SO2 में, ठीक है। स्मोक किससे बनता है? SO2 SO3 NO2 NO CO CO2, इन सब से मिलकर के क्या बनता है? स्मोक मिलता है, स्मोक बनता है। स्मोक धुआं किससे बनता है? SO2 SO3 NO2 NO CO CO2, ठीक है। अब द्वितीयक प्रदूषकों के बारे में बात करते रहे तो द्वितीयक प्रदूषक में पहला आता है स्मॉग। स्मोक के बारे में बात कर लेते हैं तो स्मॉग किससे मिलकर के, स्मोक ये तो था स्मोक, ये है स्मॉग। स्मॉग यानी कि जो धुंध या कोहरा जो छा जाता है ना, वो किससे होता है? स्मोक प्लस फॉग होता है उसमें, कोहरा यानी कि धुआं प्लस कोहरे से मिलकर के बनता है स्मॉग। स्मॉग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, एक होता है लंदन स्मॉग। सल्फर स्मॉग भी बोलते हैं इसको, लंदन वाले को, ठीक है। ये H2SO4 की वाष्प की वजह से लंदन स्मॉग या सल्फर स्मॉग, यहाँ पे लोगों की जान चली गई थी इसकी वजह से, H2SO4 की वाष्प की वजह से लंदन में, तो इसीलिए बोलते हैं इसको लंदन स्मॉग या फिर सल्फर स्मॉग। उसके बाद है फोटोकेमिकल स्मॉग, लाल भूरे रंग का स्मॉग, लाल कैसा होता है? लाल भूरे रंग का स्मॉग होता है। पैन O3 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देखो पैन O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये ध्यान रखना है, इसकी वजह से ये बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। किसकी वजह से बनता है? पैन O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आँखों में पानी आना, फेफड़ों को क्षति पहुंचाना, किसकी वजह से होता है? क्षति पहुंचाना, ये किसकी वजह से होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से ही होता है। अम्लीय वर्षा के बारे में बात करें तो अम्लीय वर्षा का शब्द जो है वो रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। अम्लीय वर्षा जो है वो उस शब्द किसने दिया है? रॉबर्ट अगस्त ने ये शब्द दिया है। NO2 SO2 और जल वाष्प, NO2 SO2 और जल वाष्प, ये क्या जल वाष्प, ये NO2 SO2 जल वाष्प से क्रिया करके ये क्या बना लेते हैं? H2SO4 बना लेते हैं, HNO3 बना लेते हैं, और फिर ये धरती पर पुनः अम्लीय वर्षा के रूप में यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अम्लीय वर्षा होती है, शब्द किसने दिया? रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। और ये NO2 SO2 जलवाष्प से क्रिया करके H2SO4 और HNO3 बना लेते हैं। इसमें जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें H2SO4 की मात्रा कितनी होती है? 70% होता है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है, जबकि HNO3 जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है? 30% होती है। 70-30 का रेशियो होता है H2SO4 और HNO3 के बीच में। इसका pH 5.6 से नीचा ही रहता है अम्लीय वर्षा का, ये सभी लोगों को पता होगा। मृदा व जल में अम्लीयता जो होती है वो इसकी वजह से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा है तो अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। अब GHG यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव, ये क्या होता है? और देखो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पृथ्वी के ऊपर एक मोटा आवरण बना लेती है। जो CO2 गैस होती है, कौन सी गैस? CO2 गैस, ग्रीन हाउस गैस CO2 ही मेनली बोला जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर एक मोटा गोला या मोटा आवरण बना लेती है, और पृथ्वी से वापस जो सन से आने वाली जो किरणें धरती पे आती हैं, और धरती पे से वापस लौटने वाली जो ऊष्मा होती है, जो किरणें होती हैं, उनको ये जो मोटा आवरण होता है CO2 गैस का, वो क्या होता है? रोक लेता है, और ये वापस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसेस देख लेते हैं तो सबसे पहली जो नंबर 1 पे आती है वो है CO2, 60% होती है इसका भाग कितना है? CO2 का 60% होता है। इसके बाद होती है मीथेन, CO2, मीथेन, CFC, N2 और O3। देखो CO2 60%, CH4 20%, फिर CFC 14%, फिर N2O और O3 6% होता है।
O3 भी इसमें शामिल होता है। ओजोन जो होता है उसकी वजह से भी हरित गृह प्रभाव होता है। ओजोन 6%, ठीक है। सबसे ज़्यादा CO2, उसके बाद है CH4, सबसे ज़्यादा CO2 60%, CH4 20%, CFC थर्ड नंबर पे आता है 14% के साथ में, ठीक है। 60, 20, 14 और N2O और O3 6%, यानी कि CO2, CH4, CFC, N2O और O3, ये 1 2 3 4 5 गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण देखते हैं तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण एक तो कणकीय पदार्थ का नियंत्रण होगा और एक गैसीय प्रदूषकों का नियंत्रण कर सकते हैं। देखो, कणकीय पदार्थ का नियंत्रण मार्जकों से कर सकते हैं, वायु तथा गैस को साफ करके। मार्जक स्क्रबर्स जो होते हैं, स्क्रबर्स उनकी वो भी कर सकते हैं। और एक होता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फिल्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फिल्टर, या अत्यधिक सूक्ष्म कणकीय प्रदूषक जो होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए काम में आता है ESP, ठीक है। तो कणकीय प्रदूषक जो होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? ESP करता है, और मार्जक या स्क्रबर्स करते हैं। गैसीय प्रदूषक जो होते हैं उसके लिए गैसीय प्रदूषकों का नियंत्रण गैसीय प्रदूषकों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? दहन करके, अवशोषण करके, अधिशोषण भी होता है तकनीक का उपयोग करके, ठीक है। दहन, अवशोषण, अधिशोषण तकनीक का उपयोग यहाँ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन अपघटन या ओजोन डिप्लेशन के बारे में। देखो, 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहाँ से? 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। जो ओजोन जो होती है, ओजोन की सांद्रता इसकी 16 से 25 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से, इसकी सांद्रता क्या होती है? ओजोन की सांद्रता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सामान्य तापीय दाब पर जो O3 होती है, ओजोन जो होता है, O3 की मोटाई 3 mm होती है। सामान्य ताप दाब होता है तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 3 mm होती है। ध्रुवों पर 4 mm होती है, ठीक है। ओजोन होल सर्वप्रथम 1985 में निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ पे देखा गया? 1985 में निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा अंटार्कटिका में देखा गया था ओजोन होल। ओजोन परत के पतला होने के कारण क्या होता है? ओजोन अपघटन, ओजोन डिप्लेशन हम किसको कहेंगे? ओजोन जो परत है इसकी जो ऊंचाई होती है 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। एक जो ओजोन परत, ओजोन जो एक लेयर है पूरी तरह से, तो ओजोन परत जो कि हानिकारक जो किरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर, सूर्य के हानिकारक जो किरणें होती है पृथ्वी पर उतनी ही मात्रा में आ पाती हैं ओजोन की वजह से। लेकिन ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि ओजोन परत क्या हो रही है? पतली होने के कारण, ओजोन परत के पतला होने के कारण हानिकारक जो UV किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं और हमें क्या करती हैं? त्वचा कैंसर, मेलानोमा जिसको बोलते हैं, BDNA को क्षतिग्रस्त करती हैं। हमारा जो BDNA होता है उसको क्षतिग्रस्त करती हैं, मोतियाबिंद करती हैं, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम। इसकी वजह से क्या है? ये जो O3 का जो परत है वो पतली होने के कारण ये हानिकारक जो रेडिएशंस होती हैं सूर्य की, वो हमारे पृथ्वी पर पहुंचती हैं और पृथ्वी पे पहुंच करके हमें क्या है? इन रोगों से क्या बीमारियां पैदा करती हैं। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? तो डोप्सन यूनिट होती है, डोप्सन यूनिट में मापते हैं। ओजोन परत जो होती है उसकी जो मोटाई होती है उसको मापते हैं डोप्सन यूनिट में, ठीक है। और इससे संबंधित है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन डिप्लेशन से। 1985 में तो इसको देखा गया था, ओजोन परत के डिप्लेशन को, यानी कि सर्वप्रथम अंटार्कटिका में देखा गया था ओजोन होल को 1985 में। और 1987 में, उसी के जस्ट 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, और ओजोन अपघटन करने वाले जो पदार्थ थे उसके उत्सर्जन पर रोक लगा दी थी। ओजोन अपघटन करने वाले जो पदार्थ हैं उसके अपघटन पर रोक लगा दी थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके? जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण, अगर जल में घुलित ऑक्सीजन यानी कि DO, देखो जल प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर जल में घुलित ऑक्सीजन यानी कि DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, घुलित ऑक्सीजन 8.0 मिलीग्राम
लीटर इनवर्स है, 8 मिलीग्राम लीटर इनवर्स है, तो जल प्रदूषित कहलाता है। यानी कि अगर जल में घुलित जो ऑक्सीजन है वो 8.0 mg लीटर इनवर्स है, तो वो जो जल है वो क्या कहलाएगा, प्रदूषित कहलाता है। वो जल क्या कहलाता है, प्रदूषित कहलाता है, प्रदूषित कहलाता है। ठीक है। जल में घुलित ऑक्सीजन को ऑक्सोमीटर द्वारा मापते हैं। जल में जो घुलित ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीमीटर के द्वारा नापते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं एक बीओडी की। बीओडी क्या है, जल में प्रेजेंट जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं, जल में प्रेजेंट जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं, यानी कि कार्बनिक का मतलब होता है जैसे कार्बन से निर्मित होते हैं, जैसे एल्गी है, कोई भी कोई भी बॉडी है, बॉडी मतलब शरीरों की बॉडी, प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, जो भी है, तो प्लांट्स में प्रेजेंट जो कार्बनिक प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए, कार्बनिक जो बॉडी है, कार्बनिक प्रदूषक जिसको बोल रहे हैं, को अपघटित प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो अपघटित करने के लिए उनको सूक्ष्म जीवों की आवश्यक O2 की जो मात्रा होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, यानी कि जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उनको, जल में प्रेजेंट जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उनको अपघटित करने के लिए कौन करेगा, सूक्ष्म जीव करेंगे उसका अपघटन। तो सूक्ष्म जीवों के लिए जो आवश्यक O2 की मात्रा है, क्योंकि सूक्ष्म जीव भी तो श्वसन करेंगे ना, तो उनके लिए आवश्यक O2 की मात्रा जो होती है वही क्या होती है, बीओडी होती है। समझ आ गया। तो अब बीओडी बढ़ती है तो जल प्रदूषित कहलाता है। बीओडी बढ़ती है, दिस मीन्स उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है। और सूक्ष्म जीवों की मात्रा कब बढ़ेगी, जब कार्बनिक प्रदूषक को उसमें ज़्यादा होंगे, यानी कि जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उसमें ज़्यादा होंगे, और कार्बनिक प्रदूषक ज़्यादा होंगे, दिस मीन्स जो जल है वो प्रदूषित है। तो बीओडी बढ़ती है, दिस मीन्स जल प्रदूषित कहलाता है। बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बनिक पदार्थों का बढ़ना, यानी कि बीओडी ज़्यादा है, दिस मीन्स जल प्रदूषित है, दिस मीन्स क्या है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उसमें ज़्यादा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखो, वातावरण में अनअपघटनीय प्रदूषक जैसे कि कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम किसको कहेंगे, वातावरण में जो अनअपघटनीय प्रदूषक होते हैं, अनअपघटनीय यानी कि जिनका अपघटन नहीं हो सकता है, जैसे कि कीटनाशी हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा, जो फूड चेन होती है उसके द्वारा, यानी कि ये सूक्ष्म जीवों की क्रिया क्या, अपघटन के द्वारा ये नष्ट नहीं होते, और धीरे धीरे जो खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन जो होती है, उसमें ये सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि 10% रूल से ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हमने फूड चेन में पढ़ा था ना, पहला स्तर, फिर सेकंड स्तर, फिर थर्ड स्तर, तो ये धीरे धीरे क्या है उसमें बढ़ते जाते हैं। यानी कि जैसे कि नोट है, डीडीटी की उच्च सांद्रता, डीडीटी एक अनअपघटनकारी है, तो डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसकी उच्च सांद्रता होती है तो ये पक्षियों में, किसमें, पक्षियों में जब ये जाता है, यानी कि पहले डीडीटी को कौन खाएगा, डीडीटी देंगे प्लांट्स में, प्लांट्स को कौन खाएगा, पक्षी, तो उसमें जो उच्च सांद्रता होती है पक्षियों की, तो पक्षी अगर ऐसे प्लांट्स को ज़्यादातर खा रहा है जिसमें डीडीटी की मात्रा छिड़की हुई है, तो पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब इसके कारण अंड जो कवच होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं अंड कवच, वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और पतला हो जाता है, समय से पहले फट जाता है, और जिसके कारण पक्षियों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है वो नुकसानदायक होता है एक तरह से। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया जिसके कारण जल में पोषक पदार्थों की अधिकता हो जाती है, प्रक्रिया जिसमें जल में पोषक पदार्थ जो होते हैं उसकी अधिकता हो जाती है, जिसके कारण जल में जीवों की मृत्यु हो जाती है। यूट्रॉफिक झील, जैसे एल्गल ब्लूम का नाम, एल्गी ब्लूम जो होता है, रेड टाइड्स, ये सारी चीज़ें जो क्या हैं सुपोषण की वजह से होता है। देखो उसमें क्या होता है, जल में पोषक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जिसका मतलब उसमें जीव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उग जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स, तो उसके कारण जल में जीवों की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हो जाएंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कम पड़ जाएगी, ऑक्सीजन कम पड़ेगी, जिसमें जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिक झील का पीओडी ज़्यादा होता है, बीओडी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कार्बनिक पदार्थों की उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसका मतलब पोषक पदार्थों की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। यूट्रॉफिक झील का बीओडी ज़्यादा होता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम कल कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका थोड़ा सा और टॉपिक बाकी है उसको हम कल करेंगे। ओके।